स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल आपातकालीन राहत। आहन को अपनी छाती के अंदर कुछ उभरता हुआ महसूस हुआ जब उसने देखा कि कैसे आदर्श ने उस लड़के की रक्षा करने की सख्त कोशिश की जब उस पर स्कारलेट रेडिंग डेमन द्वारा अटैक किया जा रहा था। सच तो यह था, वह सच्चे इंसानों की तरह आदर्श के साथ मिलकर स्कारलेट रेडिंग दानव से लड़ना चाहता था। सिर्फ इसलिए कोई पीछे नहीं हटेगा कि दुश्मन ताकतवर है। यह वह अडिग भावना थी जो एक आदमी में होनी चाहिए। सौभाग्य से चट्टान सुरक्षित क्षेत्र से बहुत दूर नहीं थी। यह संभावना थी कि स्कारलेट रेडिंग डीमन केवल अपनी चोटों से उभरने के लिए वहां आराम कर रहा था, इसलिए समय आने पर वह बदला ले सकता था। स्कारलेट रेडिंग दानव की हालत खराब होनी चाहिए क्योंकि समुद्री बंदर बिना छुपे मानव क्षेत्र में आ गया था और उसने एक शिशु को उसकी मां से जबरन चुरा लिया था। आहन ने आकाश में उड़ते समय नाजुक बच्चे को लपेटने के लिए अपने कपड़ों का इस्तेमाल किया। वह बार बार बच्चे को देखता था क्योंकि उसे डर था कि बच्चा अचानक मर जाएगा। वह केवल 1 वर्ष का था। आहन और आदर्श हमेशा खुद को ठंडे खून वाले मानते थे। अगर किसी की मृत्यु हो जाती तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती। फिर भी जब एक बच्चे की जान खतरे में होती तो उन्हें शांत रहना मुश्किल हो जाता। छोटे आदमी वहीं रुको, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं, आहन ने उस बच्चे से कहा जिसकी नाक से अभी भी खून बह रहा था। अंत में जब सुरक्षित क्षेत्र ठीक सामने था, आहन ने अपनी गति तेज कर दी और सीधे फुगटान शहर की ओर उड़ गया। रुद्री, आप कहाँ हैं? रुद्री, कहाँ हो? मुझे सभी बताओ। जैसे ही सिग्नल वापस आया, आहन संचार उपकरण पर चिल्लाया, मैं बंदरगाह पर हूँ। जब रुद्री ने आहन की घबराई हुई आवाज़ सुनी तो उसने मुंह से बोल दिया, मुझे एक संकेत भेजो, मैं 2 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। किसी को बचाने की तैयारी करो। यह बच्चा वंश है जिसका अपहरण कर लिया गया था। वह मस्तिष्काघात से पीड़ित है, उसका जीवन खतरे में है। आहन ने कहा, क्या तुम दोनों उसे ढूंढने में कामयाब रहे? हाँ। जब टीम को आहन से बच्चे के बारे में खबर मिली तो वे तुरंत बंदरगाह के लिए रवाना हो गए। आहन आसमान से उतरा और रुद्री के ठीक सामने उतरा। रेणु को एहसास हुआ कि उनके आसपास भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई है, इसलिए उसने तुरंत गॉकर्स को दूर रखने के लिए स्पिरिट वॉल का इस्तेमाल किया और जब वह बच्चे का इलाज कर रही थी तो उन्हें रुद्री को परेशान करने से रोका। आहन के स्वर से पता चलता है कि छोटा लड़का गंभीर स्थिति में था। रुद्री और रेणु ने अपनी जैकेट उतार दी और उन्हें अस्थायी गद्दे के रूप में जमीन पर रख दिया। आहन ने धीरे से बच्चे को जैकेट पर बिठाया। हालांकि बच्चे का चेहरा पहले ही पीले से नीला हो गया था। उसकी छोटी सी नाक से चिपचिपा तरल पदार्थ बहता रहता था। उसे देखते ही दिल दुखता था। वह अंदर से घायल है, हीलिंग स्पिरिट काम नहीं करेगी। जब रुद्री को शिशु की स्थिति का पता चला तो वह भौंचक्की रह गई। संभावना है कि बच्चे के अंदरूनी अंग क्षतिग्रस्त हो गए थे। हीलिंग स्पिरिट भारी चोटों या हड्डियों की क्षति का इलाज करने में अधिक कुशल थी। आंतरिक चोट का इलाज करते समय बेसिक और इंटरमीडिएट स्पिलिंग स्पिल उतने प्रभावी नहीं थे। रुद्री ने अपना हाथ वंश की छाती पर रखा और धीरे धीरे उसके चारों ओर घुमाया। इलाज करने से पहले उसे यह पता लगाना था कि चोट कहाँ पर लगी है। मौजूदा परिस्थितियों में रेणु अब मुस्कुरा नहीं रही थी। भले ही वह कोई हीलिंग मैजिशियन नहीं थी, फिर भी वह इसके सिद्धांतों से परिचित थी। हीलिंग एलिमेंट वास्तव में लक्ष्यों की पुनर्प्राप्ति गति को बढ़ा रहा था, जिसका मतलब था कि हीलिंग एलिमेंट ने तब बेहतर काम किया जब लक्ष्यों में बहुत अच्छी रिकवरी क्षमता थी। वंश केवल एक बच्चा था, उनमें रोगों के प्रति मजबूत प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं थी। उनकी ठीक होने की क्षमता निश्चित रूप से उनकी उम्र में सबसे कमज़ोर थी। यहाँ तक कि रुद्री जैसी प्रतिभाशाली हीलर भी असहाय थी जब तक कि वह एक एडवांस मैजिशियन ना हो। बड़े शहरों में भी केवल कुछ ही एडवांस हीलिंग मैजिशियन थे। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि जिससे वे फुगटान शहर में किसी को ढूंढ सके। वंश की जान बचाने के लिए रुद्री ही एकमात्र उनकी उम्मीद थी। रुद्री का हाथ अचानक वंश के फेफड़ों के पास रुक गया। जब उसे पता चला कि चोट कहाँ है तो उसने तुरंत अपनी गर्दन पर पहना हुआ एक गोल्ड पेंडेंट उतार दिया और उसे वंश के फेफड़ों के पास रख दिया।
छोटे पेंडेंट से हल्की चमक निकल रही थी जो शिशु के फेफड़ों के ऊपर एकत्रित हो गई। पेंडेंट से तरल की बूंदें निकली और शिशु की त्वचा के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर गई। रुद्री ने अपनी आंखें बंद कर ली और वंश के फेफड़ों में घाव का इलाज करने के लिए अपनी इंद्रियों का उपयोग किया। इस प्रक्रिया में अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी, जैसे एक सर्जन किसी मरीज का ऑपरेशन करता है। किसी भाग को उपचार द्रव्यों की आवश्यकता है, किसी रक्त वाहिका को खोलना है, किस भाग में रक्तस्राव हुआ है जिसे तुरंत साफ करना है। क्या हुआ? क्या चल रहा है? क्या हमने आपसे बच्चे को बचाने के लिए नहीं कहा था? उसका ऐसा हाल कैसे हो गया? जब एक परेशान करने वाली आवाज़ आई तो आहन का दिल चिंता से जल रहा था। आहन को पीछे बिना मुड़े तुरंत पता चला गया अप्रिय आवाज़ अनिकेत की थी। आहन नाराज था। वो कुत्तिया का बेटा अभी भी परिस्थितियों में अप्रिय शब्द कह रहा था। क्या उसने सोचा कि उसकी स्मार्ट टिप्पणियां बच्चे की जान बचाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी? उसने और आदर्श ने बच्चे को स्कारलेट रेडिंग डीमन से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, फिर भी उसे अनिकेत की बकवास सुननी पड़ी। क्या तुम बकवास बंद कर सकते हो अनिकेत? आहन का उस बेवकूफ़ को कोई सम्मान दिखाने का कोई इरादा नहीं था। उसने बिना दया के कहा, तुम मुझसे चुप रहने के लिए कह रहे हो? एकमात्र सब्स्टिट्यूट व्यक्ति जो केवल पैसे के बल पर पद सुरक्षित करने में कामयाब रहा, उसने मुझे चुप रहने के लिए कहने की हिम्मत कैसे की? अनिकेत तुरंत गुस्सा हो गया। बस, रुद्री को ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, रेणु ने दोनों को की ओर घूर कर कहा। आहन ने तुरंत अपना गुस्सा रोक लिया, फिर भी अनिकेत स्पष्ट रूप से अभी भी झगड़ा करने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ? वेद, नंदिनी, सूर्या और अन्य लोगों ने आने के बाद पूछा और देखा कि रुद्री लड़के को ठीक कर रही थी। हम स्कारलेट रेडिंग डीमन में ठोकर खा गए। जीव शिशुओं को खाना चाहता था, इसलिए समुद्री बंदर गया और वंश का अपहरण कर लिया। हमने एक चट्टान द्वीप पर समुद्री बंदर को रोका, फिर भी जैसे ही आदर्श ने वंश को प्राप्त किया, स्कारलेट रेडिंग डीमन ने तुरंत उस पर चुपके से हमला कर दिया। आहन ने कहा, स्कारलेट रेडिंग डीमन? तुम दोनों ने उस प्राणी में ठोकर खा गए? मेघना शौक होकर बोली। उनमें से वेद के अलावा जिनके पास अभी भी स्कारलेट रेडिंग डीमन के खिलाफ एक मौका था, ज़्यादातर लोग अगर वे प्राणी से लड़ते तो वे संभवतः मर जाते। और अब आहन के विवरण के अनुसार आदर्श पर स्कारलेट रेडिंग दानों द्वारा चुपके से हमला किया गया था। यह सौभाग्य की बात थी कि घटना के बाद भी बच्चा जीवित था। आदर्श के बारे में क्या ख्याल है? क्या वह ठीक है? नंदिनी ने पूछा। कमांडर लेवल के प्राणी द्वारा चुपके से हमला किए जाने के बाद टीम में कोई भी अन्य व्यक्ति तुरंत मर जाएगा। नंदिनी को तब घबराहट होने लगी जब उसे एहसास हुआ कि केवल आहन वापस आया है। आदर्श छोटे बच्चे को बचाने की कोशिश में गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने मुझसे मरते हुए बच्चे को वापस लाने के लिए कहा। आहन ने कहा, आप मुझे बता रहे हो कि आदर्श वहां अकेला है? हे भगवान, वह निश्चित रूप से मरने वाला है। वह कमांडर लेवल का प्राणी है, रेणु ने चिल्लाकर कहा। जल्दी जाकर उसकी मदद करो, मेघना ने कहा। अनिकेत ने बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे यकीन है कि हम वहां पहुंचने तक ही उसकी लाश निकाल पाएंगे। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल कमांडर की हत्या भाग 1। किस दिशा में? नंदिनी ने तुरंत पूछा। सुरक्षित क्षेत्र से निकलने के बाद आप कुछ बांस की शाखाएं को देखेंगे, वहां से पूर्व की ओर जाए और आपको रीफ द्वीप मिलेगा, आहन ने कहा। जादुई हवाओं ने उसकी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। वह अब उड़ नहीं सकता था और केवल यही आशा करता था कि अन्य लोग समय पर पहुंच सके। सच तो यह था कि वह उड़ान भरने में भी काफ़ी लंबा समय लगेगा। आदर्श का कवच लगभग नष्ट हो गया था, वह अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। आहन द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद नंदिनी ने तुरंत उसकी सुंदर आकृति के चारों ओर एक हवा का झोंका बुलाया, जिसने उसे सीधे समुद्र की ओर धकेल दिया। वह पानी पर कूद पड़ी। उसके पैरों के नीचे की लहरें तुरंत उसके दौड़ने के लिए बर्फ में बदल गई। जैसे ही नंदिनी समुद्र की सतह पर तेजी से आगे बढ़ी, हवा दूर तक चली गई। उसके पैर जिस पानी के संपर्क में आए वह तुरंत जम गया, जिससे विशाल महासागर में बर्फ का एक लंबा रास्ता बन गया। उसके चांदी जैसे बाल हवा में उड़ गए। उसके पैर
आगे की ओर लड़खड़ा रहे थे और वह हवा में बर्फ़ के ऊपर मंडरा रही थी और उसके पीछे बर्फ़ से बना एक गलीचा रह गया था। अन्य लोग नंदिनी के बर्फ़ और पवन एलिमेंटों के नियंत्रण से हैरान थे। अन्य लोग उड़ नहीं सकते थे, इस प्रकार वे बस बर्फ़ के रास्ते पर नंदिनी के पीछे चले गए। हालांकि यह संभावना थी कि जब तक वे द्वीप पर पहुंचेंगे तब तक आदर्श मर चुका होगा। वे आशा की छोटी सी झलक को भी छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। शांत समुंदर लगातार हिल रहा था और बीच बीच में विशाल लहरें छोटे चट्टानी द्वीप पर एक विशाल जानवर की तरह उछल रही थी जिसका मुंह खुला हुआ था। रिफ्स द्वीप पर आदर्श अपनी दिशा में आने वाले स्कारलेट ज्वार का विरोध करने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। दुर्भाग्य से उसके पास अभी भी स्पेस एलिमेंट का उपयोग करने का अनुभव नहीं था। उसके पास अपनी मैजिक इक्विपमेंट डिफेंस शील्ड को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिस शील्ड का नाम था नीदरलैंड शील्ड। नीदरलैंड शील्ड एक योद्धा लेवल के प्राणी के हमले को रोकने में प्रभावी थी, लेकिन कमांडर लेवल के प्राणी के हमले के खिलाफ यह स्पष्ट रूप से मामला नहीं था। सौभाग्य से स्कारलेट रेडिंग डीमन वेद के दानव अत्याचार से लगी चोट से ऊपर नहीं पाया था, जिसने उसके मैजिक की ताकत को बहुत कमज़ोर कर दिया था। अन्यथा यह पानी को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता से आदर्श को आसानी से हरा सकता था। आदर्श ने अपने अटैकों को स्कारलेट रेडिंग डीमन की छाती पर केंद्रित किया था। यह प्राणी का सबसे कमज़ोर बिंदु था। उसकी पिछली चोटें और ततैया द्वारा दिए गए जहर ने उसे असुरक्षित बना दिया था। लाल रंग का ज्वार आदर्श की दिशा में लुढ़का। ज्वार की ताकत अपनी सीमा से अधिक हो जाने के बाद प्रस्थान करने वाली नीदरलैंड शील्ड गायब हो गई। आदर्श ने लहर की शेष ताकत पर जबरन काबू पाने के लिए तुरंत छोटी फ्लेम बेले की आपदा का इस्तेमाल किया। फ्लेम तलवार, आदर्श चिल्लाया। 2 अलग अलग प्रकार की आग एक सर्पिल पैटर्न में मिल गई और 10 मीटर लंबी एक धधकती लंबी तलवार बन गई। फ्लेम्स स्वॉर्ड आकाश में चमक उठी और सीधे स्कारलेट रेडिंग डीमन की छाती पर उड़ गई। स्कारलेट रेडिंग डीमन ने अपने पंजों को आगे की ओर धकेला और जलती हुई स्लैश से खुद को बचाने के लिए एक दीवार बनाने के लिए पास की चट्टानों पर छपने वाली लहरों को बुलाया। फ्लेम स्वॉर्ड की ताकत दीवार से बहुत कमज़ोर हो गई थी। चूंकि आग पानी के मुकाबले कमज़ोर थी, उसकी फायर स्वॉर्ड का प्रभाव उसकी अपेक्षाओं से काफ़ी कम था। लाइटनिंग डिजास्टर। आदर्श यही नहीं रुका, उसने आकाश की ओर अपनी उंगली उठाई और भयंकर लाइटनिंग चमकने लगी। लाइटनिंग के झटके बेतहाशा गिरे और स्कारलेट रेडिंग डीमन पर गिरे। टिमटिमाती लाइटनिंग की चमक ने प्राणी के चारों ओर एक जाल बना दिया और बार बार प्राणी के शरीर पर गिरती रही। स्कारलेट रेडिंग डीमन की छाती को ढकने वाला कवच टुकड़ों में बिखर गया, जिससे गंभीर रूप से सना हुआ घाव दिखाई देने लगा। जितेंद्र ने प्राणी पर जो जहर डाला था वो अभी भी काम कर रहा था, जिसे आदर्श के 4th लेवल थंडरबोल्ट को स्कारलेट रेडिंग डीमन पर गंभीर झटका देने का मौका मिला। लाइटनिंग की चमक और अधिक दिखाई दी। लाइटनिंग की डिजास्टर के बीच स्कारलेट रेडिंग डीमन उग्र रूप से दहाड़ने लगा। इसने आदर्श को निगलने के लिए एक बड़ी लहर बुलाने की कोशिश की, फिर भी डीमन यात्रा के लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव ने इसे मैजिक करने से रोक दिया। यह उस समय मनुष्य को मारने में विफल रहा जब वह बिल्कुल अकेला था। स्कारलेट रेडिंग दानव तब और भी पागल हो गया जब उसे अपनी जनजाति की मृत्यु की याद आई। इसने मैजिक करना छोड़ दिया और क्रोधित अवस्था में आदर्श पर अटैक कर दिया। यह आदर्श को क्रूर बल से टुकड़े टुकड़े करने की योजना बना रहा था। क्या तुम यह मत समझना कि मैं तुमसे करीबी मुकाबले में लड़ने की हिम्मत नहीं करता। आदर्श भी वैसे ही आक्रामक था। जब आदर्श पर कब्जा हो गया था तो उसे छोटी फ्लेम बेले की अधिकांश क्षमताएं प्रदान की गई। उस पर लगी विपत्ति की आग के प्रभाव को कम आंकना मूर्खतापूर्ण था। फ्लेम स्वॉर्ड। आदर्श ने एक बार फिर धधकती तलवार बनाने के लिए आग की लपटों को नियंत्रित किया। दोनों हाथों में 10 मीटर की फ्लेम वाली तलवार पकड़कर आदर्श ने हवा में छलांग लगाई और तलवार उछाल दी। यह एक पूर्ण अर्धचंद्राकार चाप में स्कारलेट रेडिंग दानव पर गिरा। फ्लेम की तलवार जमीन पर गिरी और गर्मी की लहरें तेजी से दोनों तरफ फैल गई।
स्लैश द्वारा उत्पन्न खट को अपनी सीमा के रूप में उपयोग करते हुए पूरी चट्टान कांप उठी। स्कारलेट रेडिंग डीमन अब सीधे नहीं सोच रहा था। स्लैश ने उसकी छाती को फाड़ दिया और उस पर गहरा झुलसने का निशान छोड़ दिया जो उसके पेट तक फैल गया। झटका सहने के बाद उसने आगे बढ़ने और आदर्श के पेट में अपने पंजे गड़ाने की जिद की। फिर उसे आधा फाड़ दिया। दूर जाने का अभद्र संकेत देते हुए आदर्श को घेरने वाली फायर की लपटें भड़क उठी और उसकी पीठ पर आग लगने वाले पंखों की एक जोड़ी में बदल गई। पंख फैलते हैं जिससे एक बड़ी ताकत निकलती है जो आग की अंगूठी की तरह फैलती है। जब स्कारलेट रेडिंग डीमन करीब आने की कोशिश कर रहा था तो उसे तुरंत बल द्वारा वापस गिरा दिया गया। जलते हुए पंखों की अपनी चेतना प्रतीत हो रही थी। वे तेजी से स्कारलेट रेडिंग डीमन पर झपटे जो प्रहार से लड़खड़ा रहा था। प्रत्येक पंख में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा होती है जो स्कारलेट रेडिंग डीमन के संपर्क में आते ही विस्फोटित हो जाती है। स्कारलेट रेडिंग डीमन पर 1000 से अधिक उग्र पंख फूट पड़े। प्राणी के शरीर पर इतनी बमबारी की गई थी कि उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया था क्योंकि उसके छिलके पके हुए मांस के टुकड़े और जगह जगह खून बिखरा हुआ था। हजारों छेदने वाले उग्र पंख लिटिल फ्लेम बेले की सबसे मजबूत चाल थी। इसका प्रभाव आदर्श की उल्काविंड फिस्ट नाइट ड्रैगन से भी अधिक मजबूत था। इसे आदर्श की रोज फ्लेम के प्रभाव से जोड़ने के बाद यह पूरी तरह से एक एडवांस स्पेल के बराबर था। आमतौर पर स्कारलेट रेडिंग डीमन आसानी से हमले का विरोध कर सकता था, फिर भी अपने स्कारलेट कवच की सुरक्षा के बिना यह फायर स्पिलों के प्रति काफ़ी संवेदनशील था। हजारों छेदने वाले उग्र पंखों की मार के बाद स्कारलेट रेडिंग डीमन लड़खड़ा गया। हालांकि यह आश्चर्यजनक रूप से दृढ़ था। शक्तिशाली झटका झेलने के बाद भी खड़ा था। छोटी फ्लेम बेले, इसे कुछ समय के लिए बिजी रखो, मैं इसे हमेशा के लिए मार डालूंगा। आदर्श का चेहरा इस समय थोड़ा पीला पड़ गया था। यह उसका पहली बार था जब वह किसी कमांडर लेवल के प्राणी के साथ उच्च तीव्रता वाली लड़ाई लड़ रहा था। सौभाग्य से उसने सीख लिया था कि मृत्यु के स्थान में छोटी फ्लेम बेले की शक्तियों का उपयोग कैसे किया जाए, अन्यथा उसके पास निश्चित रूप से घायल स्कारलेट रेडिंग डीमन के खिलाफ कोई मौका नहीं था। छोटी फ्लेम बेले तेजी से आदर्श के शरीर से बाहर निकली और अपने साथ भूरे रंग की आपताल आग लेकर आई। लिटिल फ्लेम बेले की ताकत अब अग्रिम अवधि में एक योद्धा लेवल के प्राणी के बराबर थी। वो कमांडर लेवल तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर थी। उसे गंभीर रूप से घायल स्कारलेट रेडिंग डीमन को दूर रखने में कोई समस्या नहीं होगी। आकाश ज्वाला अंतिम संस्कार। आदर्श को पता था अगर वह वास्तव में स्कारलेट रेडिंग डीमन को मारना चाहता है तो उसे एक वास्तविक एडवांस स्पेल का उपयोग करना होगा। स्काई फ्लेम अंतिम संस्कार को मारने का उसका एकमात्र तरीका था। स्टार पैटर्न जल्दी से पूरा कर लिया गया। आदर्श अभी भी स्काई फ्लेम फ्यूनरल कास्ट करने में बिजी था, फिर भी उसे आसमान से एडवांस फायर स्पेल को बुलाने के लिए स्टार कॉन्स्टलेशन को तेजी गति से पूरा करना था। वह पूरी तरह से निरहित था। यदि उसने जल्द ही स्कारलेट रेडिंग डीमन को नहीं मारा तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहें मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।